नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इतिहास। साथ ये सब्जेक्ट विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और उससे भी ज़्यादा परेशान करता है उनको इस विषय का नोट्स बनाने के लिए। तो देखिए, इतिहास को समझने के लिए कहानियों की जरूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा खास जरूरत होती है आपको कीवर्ड्स की। हर एक टॉपिक में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर एक टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं जिनको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इतिहास के इस सिलसिले को हम बहुत ज्यादा लंबा ले जाने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ एक कह सकते हो कि समय के साथ एक नए समय के साथ में हम इतिहास को आपको बहुत आसान भाषा में और आसान कीवर्ड्स में देने वाले हैं। तो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास को पढ़ने में मजा आता है तो ये पूरी सीरीज आपके लिए होने वाली है और हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्राचीन इतिहास के उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जो आपको जरूरत है। दोस्तों, इतिहास शब्द ही कुछ अलग प्रकार का होता है। तो यहां पे सबसे खास चीज ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री और हिंदी शब्द जो इसका बनता है उच्चारणित रूप में उसे कहते हैं इतिहास। ठीक है, इस इतिहास का अर्थ होता है कि अपने अतीत को जानना या फिर अतीत को जान करके वर्तमान में जीना। ठीक है, तो इतिहास क्या करता है कि हमारे जो बीते हुए कल हैं उसके बारे में जानकारी देता है, वो जानकारी जो हम अपने आने वाले कल में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे खास चीज दोस्तों होता है, इतिहास जो हमारा है वो किस काल से किस काल तक चला है। तो अगर मैं बात करूं तो इतिहास में जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिखित रूप से। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इतिहास को जानने के लिए सबसे इसकी स्टार्टिंग पॉइंट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हाँ क्या क्या चीजें किस काल में किस समय में घटी हैं। तो ये वीडियो बोर नहीं लगेगा आपको, बस केवल थोड़ा सा समय आपको समझने में लग सकता है, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूं कि जितनी भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम के लिए ही है। बाकी मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला नहीं हूं। हाँ, जिस वीडियो में लगेगा कि हाँ या जिस चैप्टर में लगेगा कि हाँ यहाँ पर आपको स्टोरी बताना चाहिए तो वहां पर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा और उस चैप्टर के उस पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और स्टोरी के साथ भी समझेंगे, लेकिन कुछ तथ्य होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहां पर आपको बोर्ड पर लेकर चलता हूं, यहां पर बताता हूं कि इतिहास जैसा कि हमने आपको बताया कि इतिहास उन्हें कहते हैं जिससे हमें अतीत का जानकारी मिलता है या अतीत के बारे में सीख मिलती है और उसको सीख करके वर्तमान में हम लोग अप्लाई करें वो चीजें होती है। इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी होता है? इतिहास को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें अपने पूर्वजों से कुछ सीख मिलती है, उनके सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है और बीते हुए कल के बारे में भी हम समझते हैं, जिसमें स्मारक, जीवन शैली और उनके जो कार्यविधि थी उन सबको जानने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इतिहास को हम लोग यहाँ पर 3 काल में बांट देते हैं दोस्तों। एक बांट देते हैं पहला पुरापाषाण काल, जिसका जो समय होता है वो अज्ञात है 8000 ईसा पूर्व तक। अगर आपको ईसा पूर्व और बीसी के बारे में नहीं पता है तो मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ईसा पूर्व क्या होता है और बीसी क्या होता है ना, वो सारी चीजें। दूसरा होता है आपका मध्य पाषाण काल। इसकी जो अवधि होती है वो 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तीसरा जो होता है वो नवपाषाण काल होता है दोस्तों। इसका जो काल होता है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है, इसका समय रखा गया है। लेकिन कोई ये फिक्स टाइम नहीं है, एक टाइम पीरियड मान करके समय को निर्धारित कर दिया गया है। अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं वो अलग अलग भी टाइमिंग देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणित इसी टाइम पीरियड को रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे
कि आपको इससे ये पता चल जा रहा होगा कि हम आने वाले लेक्चर में किन किन कालों का अध्ययन करेंगे और सीरियल से किन किन चीजों पर जानेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 काल हो गए, पहला आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका नवपाषाण काल। अब इतिहास को हम लोग किन किन चीजों से जानते हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि हाँ आप इतिहास किन किन चीजों से जानेंगे। तो इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, मतलब उनको जानने के किन किन चीजों से हम लोग समझते हैं या इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला दोस्तों आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है वो साहित्यिक स्रोत होता है। साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद अगर हम पुरातात्विक स्रोत के अंदर जाने कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ा जाता है, तो सबसे खास चीज होता है दोस्तों अभिलेख। अभिलेखों से पता चल जाता है इतिहास के बारे में, स्मारक और भवन के बारे में से, और सिक्कों से जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। मूर्तियों को पढ़ने से हमें जानकारी मिल जाती है, चित्रकलाएं और मोहरें। आपको इतिहास में जब हम लोग टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे तो मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताता चलूंगा कि जो आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट छूट न पाए, एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न उठा के दे दे, इतिहास में आप आसानी से कर ले जाएं। यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से और मेरे पढ़ाने से। यहाँ पर दूसरी बात आते हैं दोस्तों, साहित्यिक स्रोत के अंदर आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत अगर हम लोग भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें पहले चीज हमें भारतीय इतिहास साहित्य से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, और विदेशी साहित्य से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और विदेशी साहित्य की अगर बात की जाए तो विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उनसे हमें सीख मिलती है। जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण में अगर हम लोग बात करें तो यूनान और जो रोम के लेखक थे उनसे भारतीय इतिहास के बारे में, यहाँ की जो व्यापारिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, है ना, जो लोकतांत्रिक स्थिति थी, वो हम लोग इससे जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद विदेशी यात्रियों की विवरण में हमारे चीनी लेखक भी आते हैं। अभी हम उसकी चर्चा करते हैं कौन कौन लेखक ऐसे हैं जो चीनी लेखक हैं, कौन कौन से जो यूनान के रोमन के हैं, और कौन से ऐसे हैं जो अरबी लेखक हैं, इनके बारे में। और उसके बाद भारतीय साहित्य की सबसे खास चीजें होती हैं, इनमें जो हमारी धार्मिक साहित्य आती है उसके बारे में, धर्मनिरपेक्ष साहित्य आते हैं और संगम साहित्य आते हैं। ठीक है, ये तीनों साहित्य ऐसे हैं जो भारतीय इतिहास के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा मजबूती से और बहुत ही ज्यादा ठोस प्रमाण के साथ में भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आपको आगे बताते हैं कि हमारे जो पुरातात्विक स्रोत रहे हैं उनमें क्या क्या चीजें और आगे रखा गया है। दोस्तों आपने देखा कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत थे उनमें हम लोग आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो विदेशी साहित्य है उसके किन किन माध्यमों से हम भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक चीजों के बारे में समझ सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्रोत रहे हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यूनान एवं रोम के लेखक। दोस्तों एक चीज यहां समझने की आपको जरूरत है कि जो एस्ट्रोबो था, डायोसरस था, प्लिनी और एरियन, ये 4 लेखक ऐसे थे जिनको क्लासिकल लेखक कहा जाता था। ध्यान रखना इन बातों को। कौन कौन से थे? एस्ट्रोबो, डायोसरस, प्लिनी और एरियन, ये कौन से थे? ये क्लासिकल लेखक थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये क्या किया, यहां पर आने के बाद एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका किसकी रचना है या किसने लिखा है? तो मैगस्थनीज ने। और मैगस्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। टॉलमी इन्होंने लिखा है ज्योग्राफी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ध्यान रखना है, टॉलमी की जो रचना है, टॉलमी ने जो लिखा है उसका नाम है ज्योग्राफी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। और यहाँ पर आते हैं हमारे निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। ठीक है, ये 3 ऐसे रोमन लेखक रहे हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। आपको ध्यान रखना है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले 3 रोमन लेखक कौन थे? तो उनमें पहले आते हैं निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। उसके बाद आते हैं प्लिनी। प्लिनी ने लिखा था एक नेचुरल
हिस्टोरिका नामक पुस्तक, ठीक है। तो नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए प्लिनी का है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रोसियस। ट्रोसियस एक ईरानी राजवैद थे। ध्यान रखना है कि इन्होंने भी भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी। और अगले आते हैं हमारे डाईमेकस। डाईमेकस क्या थे, डाईमेकस जो थे ये अंत्योकस के राजदूत थे, और अंत्योकस के राजदूत के रूप में भारत आए, और वो किसके दरबार में आए थे, तो बिंदुसार के। ध्यान रखना है कि डाईमेकस जो थे ये अंत्योकस के राजदूत के रूप में भारत आए थे, और वो बिंदुसार के राज दरबार में आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अगला चीनी लेखक, ठीक है। चीनी लेखक में हमारे आते हैं फायान। फायान जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे, उन्हीं का नाम था विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये चीनी एक यात्री थे, मतलब कह सकते हो कि फायान एक चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिनका विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके राज दरबार में आते हैं, और इनके यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थितियां थी वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं। इससे भी क्या होता है, हमें विदेशी साहित्य अर्थात भारत के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ह्वेनसांग 16 वर्ष तक क्या करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। 16 वर्ष तक इसको भारत भारत जो है इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि यहाँ पर रुक करके, और ये 16 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रुक करके वहां पर उन सारी चीजों का अध्ययन करता है जो उसके लिए खास लगती है ना। और यहाँ का काफी अच्छा घूमता है, टहलता है, कई सारी चीजें हैं। मैं इनके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। इन सब की कहानी इतनी रोचक, इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं जब इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये सब एकदम मूर्ख थे। बट कहते हैं ना कि एक अच्छे काम के लिए एक पागलपन होना बहुत जरूरी होता है। एक सफलता हासिल करने के लिए पागलपन होना बहुत जरूरी होता है। अगले हमारे आते हैं सिंह होते हैं, है ना। ध्यान रखना है कि ह्वेनसांग 16 वर्ष की अवस्था में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। इनकी एक रचना थी, ह्वेनसांग की रचना है सी यू की। ध्यान रखना है ये लिखा है सी यू की इनकी रचना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इत्सिंग जो होते हैं ये भी 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं, और ये नालंदा में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो इत्सिंग होते हैं 7वीं शताब्दी के अंत तक भारत में आते हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय और जो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसके बारे में अपनी किताब में, अपने नोट्स में इसको क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में पहले हम पढ़ते हैं अल सुलेमान को। अल सुलेमान जो थे ये एक अरबी लेखक थे। इन्होंने क्या किया था कि प्रतिहार और पाल राजाओं के बारे में अपनी पुस्तक में काफी अच्छे से वर्णन करते हैं। उनके बारे में काफी अच्छी बातें बताते हैं, और बुरी बातें जो भी रहती है वो अपना इस बुक में बताते हैं। अल मसूदी क्या थे, ये बगदाद से आने वाले एक लेखक, अरबी लेखक थे। ये प्रतिहार राजाओं का वर्णन करते हैं, जो प्रतिहार राजा हैं उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं इब्न बतूता जो थे, है ना, ये भी एक अरबी लेखक थे। उसके बाद अलबरूनी आते हैं, आपने इसके बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। अलबरूनी जो होते हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखा था तहकीक ए हिंद। ध्यान रखना है, बहुत एग्जाम में पूछता है। तहकीक ए हिंद होता है, तहकीक ए हिंद का मतलब था भारत की खोज। तो ध्यान रखना है कि तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है ना। उसका मतलब क्या है, भारत की खोज। तो इनमें खास चीजें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को आपको मैं बता देता हूं एक बार रिवीजन के पॉइंट से। तो यहाँ पर मेगास्थनीज होते हैं, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत होते हैं, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त के टाइम में मतलब राज दरबार में आते हैं। इनकी एक पुस्तक होती है जिसका नाम होता है इंडिका। टॉलमी होते हैं, टॉलमी की इन्होंने जो रचना की है वो ज्योग्राफी की है। दूसरी पुस्तक का नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियंस होता है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका। निरियाका अरिस्टिबोलस अनिसिक्रिटस, है ना, ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले, है ना, रोमन या कह सकते हो कि यूनानी लेखक थे, है ना। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। ट्रेसियस ईरानी राजवैद होते हैं, और डाईमेकस जो होते हैं ये अंतियोकस के राजदूत के रूप में भारत आते हैं, वो बिंदुसार के राज दरबार में। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चीनी लेखकों में फयान आते हैं। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आते हैं और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। ह्वेनसांग आते हैं, 16 वर्ष तक की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, और वहां पर इनको बहुत मजा आता है। उन्होंने एक रचना कर देते हैं, इसका नाम है रचना सेयुकी होती है। इत्सिंग होते हैं, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं, और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला महाविद्यालय के बारे में वर्णन करते हैं। इसके बाद सुलेमान आते हैं, प्रतिहार और पाल शासकों के
राजाओं का वर्णन करते हैं। अल-मसूदी जो होते हैं बगदाद से आए होते हैं और यहाँ के राजा जो प्रतिहार होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। अल-बरूनी जो होते हैं ये एक अच्छे खासे लेखक होते हैं। इन्होंने एक रचना की थी, तहकीक-ए-हिंद क्या था, और तहकीक-ए-हिंद को कहते हैं भारत की खोज। दोस्तों हम आगे चलते हैं, जो भारतीय साहित्य है उसके बारे में जानते हैं कि भारतीय साहित्य से हमें इतिहास के बारे में किस प्रकार की जानकारी। साहित्य में भी आगे चलते हैं कि भारतीय साहित्य में क्या क्या चीजें होता है दोस्तों। तो पहला होता है धार्मिक साहित्य होता है, धार्मिक साहित्य के बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य होता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बाद संगम साहित्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानिए कि धार्मिक साहित्य में 3 साहित्य होते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने नहीं लिखा, जो कि सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी विस्तृत है, और विस्तृत होने की वजह से इसको अभी हम लास्ट में रखेंगे, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारतीय इतिहास के को मद्देनजर में रखते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण साहित्य क्या चीज है, इसको थोड़ा सा रुकते हैं। तो धार्मिक साहित्य में आते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य में दोस्तों जो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, जिसमें सुत्ति पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है। सुत्ति पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को त्रिपिटक कहते हैं, और ये पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित और दिव्य वादन। ध्यान रखना है, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित और दिव्य वादन जो है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना है कि सुत्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और मिलिंद पन्हे और बुद्ध चरित, दिव्य वादन, ये सारे जो है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। उसके बाद आता है जैन साहित्य। ध्यान रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं, और आगम में 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। इनके अंदर की कई सारी चीजें हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए खास नहीं होता है। ठीक है, मैं आगे इसको जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको बताऊंगा, तो उसमें इन सूत्रों को आपको विस्तार से चर्चा कर दी जाएगी। तो जैन साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है प्रशिष्ट वर्पण और भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। ये सारे क्या है, ये जैन साहित्य हैं, इनको आगम कहते हैं। इसके अंदर भी कई सारे साहित्य हैं, लेकिन खास तौर से एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है कि भद्रबाहु चरित किस साहित्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जैन साहित्य से संबंधित है। अगला आता है हमारे पास धर्मनिरपेक्ष साहित्य। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पढ़नी का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम और कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। तो एक रचना ये होता है, मालविकाग्निमित्रम ये होता है, रघुवंश और मेघदूत ये कालिदास जी की रचना है। उसके बाद आता है बाणभट्ट का हर्षचरित और कतांबरी। ठीक है, ये है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और भी कई सारे हैं, लेकिन खास परीक्षा की दृष्टि के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। संगम साहित्य में आते हैं तो तिरुकुरल होता है, शिल्पाधिकरम होता है, मणिमैखले होते हैं, जीवक होता है और चिंतामणि। जीवक चिंतामणि एक ही है, इनको एक से ही जाने जाते हैं। ये संगम साहित्य है। संगम साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर प्रकार के परीक्षा को देखते हुए। तो संगम साहित्य में तिरुकुरल है ना, शिल्पाधिकरम, मणिमैखले, जीवक, चिंतामणि ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है हमारे दोस्तों, ये हमारे हैं भारतीय साहित्य है। और इन भारतीय साहित्य से हम इतिहास के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में काफी अच्छा योगदान होता है। इससे क्या होता है कि अपने स्थिति की प्राचीन भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नगरीय और यहाँ की जो लोकतांत्रिक स्थिति थी उससे जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फिर से डिवाइड कर देता हूं कि भारतीय साहित्य को अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय साहित्य को 3 स्टेप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य को हमने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में अगर हम लोग बात करें तो सुत्ति पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्ति पिटक और विनय पिटक, अभिधम पिटक को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। और ये त्रिपिटक किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म का साहित्य है, बुद्ध चरित और दिव्य वादन ये सारे क्या है, बौद्ध धर्म के साहित्य है। जैन धर्म के साहित्य की बात करते हैं दोस्तों। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम में 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं।
इसके अंदर कुछ साहित्य है जिसको हम लोग परिशिष्ट वर्पण कहते हैं, भद्रबाहु चरित कहते हैं, भगवती सूत्र कहते हैं, कल्प सूत्र कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो कि सबसे खास होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, हर एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र होता है, कल्लड़ की राजतरंगिणी होती है, पढ़ने की अष्टाध्यायी होती है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस होता है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मणि में जो है मालविका अग्निमित्रम, और लघुवंश मेघदूत, और बाण भट्ट का जो हर्षचरित्र होता है, कदम्बरी होता है। ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य होते हैं। जबकि संगम साहित्य के अंदर हम लोग त्रिपुरर का पढ़ते हैं, शिल्पाधिकारम को पढ़ते हैं, मणिमय के लिए पूछते हैं, जीवक चिंतामणि होता है, ये संगम साहित्य होते हैं। तो ये परीक्षा में पूछता किस प्रकार से दोस्तों, मैं बता दूं कि ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य है। उसमें एक ऑप्शन दे देगा आपको, शिल्पाधिकरण दे देगा, 4 ऑप्शन आपको, 3 ऑप्शन और अलग अलग दे देता है। तो अगर संगम साहित्य की बात किया जाएगा तो संगम साहित्य, जैसा कि आपको हमने बता दिया है, शिल्पाधिकरण ये संगम साहित्य के अंदर आता है। फिर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है, उसमें दे देगा भगवती सूत्र दे देगा, और 3 ऑप्शन अलग दे देंगे। अगर आपने पढ़ा है, याद है भगवत सूत्र, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और लगा देंगे इंसान, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट में शुरू करते हैं दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य। कि ब्राह्मण साहित्य क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल मतलब बड़ा होने वाला है, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं दोस्तों कि ब्राह्मण साहित्य क्या होता है। कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो अंतिम सोर्स है, जिसमें हम लोग बताए थे कि ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर लास्ट पॉइंट में दोस्तों हम लोग क्या क्या जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में वेद को समझते हैं, क्योंकि वेद से ही भारतीय इतिहास और भारत की संस्कृति, भारत की जो स्थिति और भारत में ऐसा क्या क्या खास रहा है, वो हमें वेदों से सीखने को मिलता है। तो वेद का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। सबसे ऊपर हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेदों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। और इन चारों वेद के जो संकलित करता रहे हैं वो वेद व्यास जी रहे हैं। तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, इस बात को आपको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद होता है दोस्तों। यजुर्वेद एक ऐसा वेद होता है जो गद और पद दोनों में लिया गया है, और यजुर्वेद में यज्ञ के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ध्यान रखना है, काफी ज्यादा पूछता है कि यज्ञ गद और पद में ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में मिलते हैं, तो वो यजुर्वेद है। अगला आता है सामवेद दोस्तों। सामवेद जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि सामवेद तीसरा वेद होता है, ये संगीत से संबंधित होता है। संगीत, भारत में जो संगीत की उत्पत्ति हुई तो हम उसको सामवेद से ही मानते हैं, इसलिए संगीत या गान से संबंधित जो वेद होता है वो सामवेद होता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है ये जादू टोना, रोग निवारण, अंधविश्वास के लिए चला जाता है, क्योंकि जादू टोना और दवा दुआ ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये अथर्ववेद में होता है। तो ये 4 वेद हो जाते हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है ये यज्ञ से संबंधित होता है, इसमें ऐत्रेय होता है, कौशिकी होती है और गोपथ होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है अरण्यक। अरण्यक जो होता है इसको कहते हैं, अरण्यक को जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उन्हें वनों में बैठा के पढ़ाया जाता था, जिसमें तैत्तिरीय, मैत्रेयी और ऐत्रेयी ये सारे अरण्यक होते हैं। उपनिषद होता है दोस्तों। उपनिषद जो होते हैं 108 होते हैं, परंतु प्रमुख रूप से 12 उपनिषद को मान्यता दी गई है, बाकी है 108। इसमें छंदों के कंठ और बृहदारण्यक जो है उपनिषद होते हैं खास तौर से। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सप्तमेव जयते जो शब्द होता है, जो हमारे जो है नोटों पे लिखा होता है और काफी आदमी या फिर काफी सिंबल्स में लिखे होते हैं, तो ये जो है मुंडिको उपनिषद से लिया गया। ध्यान रखना है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है या जो शब्द है इसको मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद आता है वेदांग। तो मैं बताऊं तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, जिनमें हम लोग शिक्षा को पढ़ते हैं, कल्प को पढ़ते हैं, व्याकरण को, नृत्य को और छंद को और ज्योतिष को, ठीक है। तो ये वेदांग होते हैं 6 वेदांग, ठीक है। तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें ज्योतिष भी आती है। ज्योतिष में जो होता है वो 44 श्लोक होता है। उसके बाद आते हैं उपवेद होते हैं। तो उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे वेद हैं, मतलब वेदों की उपवेद के रूप में माने जाते हैं। तो ऋग्वेद का जो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो आयुर्वेद होता है, और यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है, और सामवेद का जो उपवेद होता है ये गंधर्ववेद होता है,
और उसके बाद अथर्ववेद का जो उपवेद होता है उसको सिल्ववेद कहते हैं। तो ध्यान रखना इस बातों को, इसको हम लोग आगे और अच्छे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है षड्दर्शन होता है, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, कौशिकी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा होता है। ठीक है, तो ये भी 6 होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि षड्दर्शन जो होते हैं वो 6 होते हैं, जिनमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा होता है। तो याद रखना है कि वो षड्दर्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जो महाकाव्य होते हैं ये कितने होते हैं दोस्तों। महाकाव्य 2 होते हैं, एक होता है रामायण, दूसरा होता है महाभारत। रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं। रामायण में आपको बताएं तो इसमें 7 कांड होते हैं। पहला होता है बाल कांड, अयोध्या कांड, है ना, अरण्यक कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और युद्ध कांड और उत्तर कांड होता है। तो ये 7 कांड हमारे रामायण में होते हैं। महाभारत होता है, महाभारत के जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। वेद व्यास हैं। तो महाभारत में कितने पर्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 पर्व है। जैसे कि आपको पता होगा सभा पर्व, है ना, और ऐसे ऐसे करके 18 है। इसके बारे में भी आपको जानने की ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको महाभारत के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपके सारे पर्व के बारे में बता दूंगा। उसके बाद हमारे पास पुराण आते हैं। 18 पुराण होते हैं, जिसमें से मुख्य होता है विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण। तो दोस्तों सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पुराणों की अगर बात करते हैं तो सबसे प्राचीन पुराण जो होता है वो हमारा मत्स्य पुराण होता है। उसके बाद हमारे पास आती है स्मृतियां। स्मृति में आपको 3 हमको बताते हैं, मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो जो हमारे यहाँ काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा जिसे प्राचीन संविधान के नाम से जाना जाता था, पर उसे संविधान कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में जो प्राचीन भारत में जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी उसमें मनुस्मृति को रखा गया था। मनुस्मृति के माध्यम से चलता था, बट कह नहीं सकते कि एक अच्छा कानून रहा, क्योंकि कानून उसे कहते हैं जिसको एक नजर से, एक समान दृष्टि से सबको देखा जाए। तो दोस्तों ये होता है हमारे प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत। तो जैसा है कि दोस्तों आपको पता होगा, ये वीडियो कई पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। एक एक वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में मैं रख दूंगा और एक लॉन्ग वीडियो भी रख दूंगा, जिससे कि अगर आपको 1-1.5 घंटे देखना है, 1 घंटे देखना है तो आप 1 घंटे इसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके देखूं तो मैं इसको पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी डिवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए, क्या आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए नमस्कार।